हेलो एवरीवन, आई एम प्रवीण चांगेड़ और आज के इस वीडियो में बेटा हम एडवर्टाइजिंग के जो डीमेरिट्स हैं, यानी कि जो एडवर्टीजमेंट जब हम करते हैं तो एडवर्टीजमेंट के खुद के कुछ ना कुछ नुकसान तो होंगे, या फिर जो एडवर्टीजमेंट है वो कुछ ना कुछ चीज़ों को लिमिट तो करता ही होगा। तो लिमिट का मतलब यहाँ से है कि एडवर्टीजमेंट का हम यूज़ कहाँ तक कर सकते हैं, इसके भी अपने कुछ नुकसान होते हैं। तो इन्हीं नुकसान के बारे में, इन्हीं लिमिटेशंस या डीमेरिट्स के बारे में इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो बेटा मेरिट्स की तरह ही जो एडवर्टीजमेंट के डीमेरिट्स हैं, या यूं कह लो कि जो इसकी लिमिटेशंस है ना, उसको भी मैंने 7 पॉइंट्स में डिवाइड कर रखा है। उसमें फर्स्ट है लेस फोर्सफुल, लैक ऑफ फीडबैक, इनफ्लेक्सिबल, inferior goods, inelastic demand goods, not suitable for seller market and undermines social value। तो ये जो 7 पॉइंट है, अब हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। यदि हम एडवर्टाइजिंग का जो फर्स्ट डीमेरिट है या जो फर्स्ट लिमिटेशन है उसको हम पढ़ें तो वो आता है बेटा लेस फोर्सफुल। तो लेस फोर्सफुल का मतलब होता है कि कम प्रभावशाली, या यूं भी कह सकते हैं कि जो एडवर्टीजमेंट है ना वो लेस इफेक्टिव है। वो क्यों है? बिकॉज एडवर्टाइजिंग इज एन इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन कस्टमर्स एंड सेलर्स। क्योंकि बेटा जो एडवर्टाइजिंग है ना वो एक इम्पर्सनल कम्युनिकेशन का फॉर्म है, जिसमें एक जो सेलर होता है और जो कस्टमर होता है ना, इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता भी नहीं है। Advertisement does not help the manufacturers to know about target customers and their requirement। और एडवर्टीजमेंट तो क्या होता है बेटा, सिंपली टीवी पर चलता रहता है। अब जिस कस्टमर को उस प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, वो भी वो एड देख रहा है, तो उस एड का उस पर तो कोई इम्पैक्ट होने वाला नहीं है। तो इस तरह से जो एडवर्टीजमेंट है वो मैन्युफैक्चरर को उसके टारगेट कस्टमर के बारे में भी पता नहीं चलने देता, और उनकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से भी वो जो एड है नहीं चलता है। तो सपोज करिए कि किसी भी शहर में मान लीजिए 50% ऐसे हाउस थे जहां पर उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट थी, तो वो जो एड है वो उनके लिए फ्रूटफुल हुआ, मतलब उनके लिए उपयोगी साबित हुआ। लेकिन जो बाकी 50% है उनको उस एड की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह से ये जो एड है बाकी 50% के लिए क्या होगा, लेस इफेक्टिव होगा। अगर हम सेकंड लिमिटेशन की बात करें तो वो है लैक ऑफ फीडबैक। मैन्युफैक्चरर्स स्पेंड a huge amount on advertisement। जैसा कि आपको पता है कि जो एडवर्टीजमेंट पर है ना, मैन्युफैक्चरर्स जो लोग हैं या जो बिजनेसमैन है बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। बट आफ्टर दिस स्पेंड, लेकिन बेटा इतना खर्च करने के बाद में भी दे इवन डोंट नो अबाउट देयर कस्टमर्स फॉर देयर प्रोडक्ट्स, कि भाई उनके प्रोडक्ट के लिए कौन से कस्टमर सही रहेंगे, इन कस्टमर्स के बारे में भी उनको पता नहीं चलता है। फॉर विच एडवर्टाइजिंग वाज डन, जिनके लिए बेटा एडवर्टाइजमेंट किया गया था ना, उन कस्टमर्स के बारे में उन मैन्युफैक्चरर्स को पता भी नहीं चल पाता है। तो ये भी एक इसका ड्रॉबैक है या लिमिटेशन कह सकते हैं। इसी के साथ में जो कस्टमर्स का फीडबैक होता है, भाई प्रोडक्ट को लेकर उनके क्या सजेशंस है, क्या वास्तव में वो प्रोडक्ट को खरीदना चाहेंगे या नहीं, तो इस तरह की जो फीडबैक है या जो जानकारी है वो मैन्युफैक्चरर तक नहीं पहुंच पाती है। यदि हम थर्ड लिमिटेशन की बात करें तो वो है इनफ्लेक्सिबल। वंस द एडवर्टीजमेंट रन्स ऑन टीवी और इंटरनेट इट कैन नॉट बी चेंज्ड। तो इनफ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है बेटा, जो स्टैटिक रहता है, मतलब जो स्थिर रहती हैं चीजें। तो एक बार यदि एडवर्टीजमेंट टीवी पर या इंटरनेट पर चला दिया जाता है या फिर और किसी सोर्स पर एडवर्टीजमेंट चल रहा है, तो बेटा उसको बाद में चेंज नहीं किया जा सकता। अब उसमें जो भी जिस भी तरह की स्कीम थी वो स्कीम हमेशा फिक्स ही रहेंगी। सपोज करिए कि एडवर्टीजमेंट में किसी प्रोडक्ट की सेल के लिए एडवर्टीजमेंट किया गया और उस पर बेटा वो 10% डिस्काउंट देना चाह रहा है, लेकिन कुछ कस्टमर्स ऐसे भी हैं कि वो चाहते हैं कि भाई इस प्रोडक्ट पर तो 15% डिस्काउंट होना चाहिए था या 20% डिस्काउंट होना चाहिए था। तो इस वजह से जो कस्टमर है वो उस प्रोडक्ट को बाय नहीं कर पाता है। अगर हम बात करें पर्सनल सेलिंग की, मतलब डोर टू डोर सेल करने के लिए जो सेल्समैन जाते हैं ना, वो चीजें बेटा काफी इनफ्लेक्सिबल होती है, क्योंकि वहां पर कस्टमर और जो सेलर है वो आमने सामने बार्गेन कर सकते हैं। तो सपोज करिए उसने 10% बोला डिस्काउंट के लिए, तो जो कस्टमर है उस प्रोडक्ट के लिए 20% भी ले सकता है और 30% डिस्काउंट भी ले सकता है, आपसी मोल भाव करके। यदि हम एडवर्टीजमेंट के फोर्थ डीमेरिट की तरफ चलें तो वो है बेटा इंफीरियर गुड्स। तो इंफीरियर गुड्स वो होते हैं जो घटिया क्वालिटी के गुड्स होते हैं। समटाइम्स अ फर्म कैन इजीली प्रमोट इट्स चीपर क्वालिटी प्रोडक्ट्स विद द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट। कई बार क्या होते हैं बेटा, कुछ ऑर्गेनाइजेशन या कुछ बिजनेसमैन या कुछ ऐसी फर्म्स होती हैं जो कि अपनी घटिया क्वालिटी का जो प्रोडक्ट होता है ना, उसको भी एडवर्टीजमेंट के थ्रू अट्रैक्टिव रूप में पेश करके और उनको बेच दिया जाता है मार्केट में। तो बेटा जो एडवर्टीजमेंट है ना वो घटिया क्वालिटी वाले और
अच्छे क्वालिटी वाले प्रोडक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। भाई एडवर्टीजमेंट तो क्या है, एडवर्टीजमेंट होता है। आप तो किसी भी चीज का एडवर्टीजमेंट करना चाहें तो आप आसानी से कर सकते हैं, बट दिस टाइप ऑफ फर्म और प्रोडक्ट्स डोंट स्टे इन द मार्केट फॉर लॉन्ग टाइम। लेकिन बेटा हो सकता है कि एक बार एडवर्टीजमेंट के थ्रू उस इंफीरियर गुड्स को आप मार्केट में बेच सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन आप ऐसे मार्केट में लंबे समय तक इस तरह का ना तो प्रोडक्ट टिकेगा और ना ही इस तरह का कोई ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में टिक सकता है। इसी तरह से यदि हम फिफ्थ लिमिटेशन की बात करें तो वो है इनइलास्टिक डिमांड गुड्स। तो बेटा जो इनइलास्टिक डिमांड गुड्स होती है ना, उनमें एडवर्टीजमेंट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं रहती है। अब ये इनइलास्टिक डिमांड गुड्स क्या होते हैं, इसको भी देख लेते हैं। दोज गुड्स विच डिमांड डज नॉट चेंज वेदर प्राइस ऑफ सच गुड्स डिक्रीजेस और इंक्रीजेस। तो ऐसे गुड्स जिनकी डिमांड बेटा कभी चेंज नहीं होती है, जो भी स्टैटिक रूप से चल रही है वो उसी तरह से चलती रहेगी, चाहे से उस गुड्स की प्राइस कितनी कम क्यों ना हो जाए या कितनी ही क्यों ना बढ़ जाए। तो व्हेन द प्राइस गोज अप, अब कई बार क्या होता है, मान लो उस प्रोडक्ट की या उस गुड्स की प्राइस ज्यादा हो गई तो कस्टमर्स विल नॉट चेंज देयर बाइंग हैबिट। इसका मतलब ये नहीं है कि जो कस्टमर्स है इस तरह के प्रोडक्ट को कम खरीदेंगे, नहीं, वो अपने खरीदने की आदत को बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे। आवश्यकता अनुसार जितनी मात्रा उनको जरूरत है वो मात्रा वो जरूर खरीदेंगे। दीज प्रोडक्ट्स आर नेसेसिटीज, और स्पेशली जो ये प्रोडक्ट होते हैं ना इनइलास्टिक डिमांड वाले जो प्रोडक्ट हैं वो नेसेसिटी टाइप वाले होते हैं, मतलब उनकी जरूरत हमेशा एक कस्टमर को रहती है। दे डोंट हैव सब्स्टिट्यूट्स, और बेटा सीधी सी बात है इस तरह के प्रोडक्ट का कोई सब्स्टिट्यूट भी तो नहीं है ना। जैसे मान लीजिए कॉफी और टी है, सपोज करिए कि अब जो टी के प्राइस है वो ज्यादा हो गए तो हम क्या है सब्स्टिट्यूट के रूप में कॉफी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो मैं आपको अब एग्जांपल में बताने वाला हूँ ना, इनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। यदि हम एग्जांपल की बात करें तो वो है जैसे सॉल्ट, पेट्रोल, टोबैको, मेडिसिन। तो ये क्या है बेटा, नेसेसिटी वाले आइटम्स हैं। इनकी प्राइस चाहे कितनी ज्यादा बढ़ जाए लेकिन फिर भी जो कस्टमर है वो अपने डेली यूजेस के हिसाब से उसको जरूर खरीदेगा। सो देयर इज नो नीड ऑफ एडवर्टीजमेंट फॉर सच प्रोडक्ट, और इसीलिए कहा गया है कि जो ये इनइलास्टिक डिमांड वाले गुड्स होते हैं ना, इनका एडवर्टीजमेंट करने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि बेटा कोई भी जो कस्टमर है ना इन प्रोडक्ट्स को किसी भी एडवर्टीजमेंट को देखकर नहीं खरीदता है। उसकी जब जरूरत होगी तभी इन चीजों को वो इस्तेमाल करेगा और जरूर करेगा। इसी तरह से यदि हम 6th पॉइंट की बात करें ना तो ये है नॉट सूटेबल फॉर सेलर मार्केट। सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि जो सेलर मार्केट है वो होता क्या है। द मार्केट इन विच गुड्स आर स्केर्स, ऐसा कोई मार्केट, ऐसा कोई बाजार जिसमें कि जो गुड्स हैं वो बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं। बायर्स हैव लिमिटेड चॉइस, और उन गुड्स के रिगार्डिंग बायर्स के पास में कोई चॉइस भी नहीं होती है। एंड प्राइसेस आर हाई, और ज्यादातर इन गुड्स के जो प्राइसेस होते हैं ना वो ज्यादा होते हैं। तो इस तरह के मार्केट को हम बोलते हैं सेलर मार्केट। बेटा सेलर मार्केट से मतलब ये नहीं है कि वहां पर सेलर ही बैठे रहते हैं, नहीं नहीं, वहां पे बायर भी जाते हैं खरीदने के लिए। तो इस मार्केट में बेटा सेलर और बायर दोनों रहते हैं, लेकिन कंडीशन ये होती है सेलर मार्केट की कि यहाँ पर जो चीजें हैं वो बहुत महंगी होती है, लिमिटेड क्वांटिटी होती है उनकी, और कस्टमर्स के पास में कोई चॉइस भी नहीं होती कि भाई इस प्रोडक्ट की जगह हम दूसरा प्रोडक्ट खरीद लेंगे। तो बेटा हम ये कह सकते हैं कि जो सेलर मार्केट है ना वो इनइलास्टिक डिमांड वाले गुड्स का मार्केट होता है। तो इसमें भी वही एग्जांपल होंगे, एलपीजी, केरोसिन और नेसेसिटी के जो भी गुड्स और जो आइटम होते हैं वो सेलर मार्केट के कैटेगरी में गिने जाते हैं। और इस तरह के प्रोडक्ट का भी हमें कोई एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं है। जब भी कस्टमर को जरूरत रहेगी तो वो इन चीजों को जरूर खरीदेगा। यदि हम एडवर्टाइजिंग के डीमेरिट्स का 7th पॉइंट देखें जो कि लास्ट पॉइंट है, वो है अंडरमाइंस सोशल वैल्यू। तो हमारे जो सोशल वैल्यूज है ना बेटा, कभी कभार एडवर्टीजमेंट उनको कम करता है, उनको हानि पहुंचाता है। कैसे? समटाइम्स वल्गर एड्स आर आल्सो रन ऑन टीवी एंड इंटरनेट। कई बार क्या होता है कि जो टीवी और इंटरनेट होते हैं ना उन पर जो वल्गर टाइप के जो एड्स होते हैं ना, जो बेकार क्वालिटी के, जो भद्दे जो एडवर्टीजमेंट होते हैं वो भी चलते रहते हैं। इससे क्या होता है कि ये जो है ना अपने सोशल कल्चर, सोशल जो वैल्यूज है, हमारे जो संस्कार है उनको भी प्रभावित करते हैं, और स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं उनके माइंडसेट को भी चेंज करते हैं, उनके दिमाग में भी नेगेटिविटी डाल दिया करते हैं। तो ये थे बेटा एडवर्टाइजिंग के कुछ डिमेरिट्स, कुछ लिमिटेशंस। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको डिमेरिट्स अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। यदि वीडियो पसंद आया तो बेटा लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में इसको जरूर शेयर करिएगा। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस आपकी स्क्रीन पर रेगुलर आते रहें तो बेटा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।